हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। म्यूचुअल फंड ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का जरिया है जिसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं और इसी के चलते काफी रिटेल इन्वेस्टर इसमें निवेश करके अपने जिंदगी में अच्छे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अपनी एक रिटायरमेंट की प्लानिंग भी कर सकते हैं या फिर अपने बच्चों के लिए अच्छे इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन भी करवा सकते हैं। और इसी का फायदा लेते हुए जो असेट मैनेजमेंट कंपनीज है ना, इन्होंने ढेर सारे एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स जो है उसे मार्केट में लॉन्च किया और अब रिटेल इन्वेस्टर खुद कंफ्यूज है कि उसे किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये उसे समझ में नहीं आ रहा। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड के बारे में, तो अगर आपने किसी भी एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड को चूज किया तो 80% प्रोबेबिलिटी है कि आप अपना पैसा है ना उतना नहीं बनाओगे जितना आप आसानी से बना सकते हो। और अगर मान लीजिए कि मार्केटिंग गिमिक्स में आके, मार्केटिंग झांसे में आके आपने इसी म्यूचुअल फंड को 25 साल के लिए 25,000 की एसआईपी अगर कंटिन्यू की, तो आप अपने पूरे करियर में ना 1.25 करोड़ लगभग इतना पैसा आप गवाओगे। अब इस 1.25 करोड़ में आप क्या क्या कर सकते थे? एक आलीशान घर ले सकते थे, अपने बच्चों को इलीट इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट करा सकते थे या फिर अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग काफी अच्छे से करा सकते थे, लेकिन आप वो नहीं कर पाओगे। एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड्स में ना क्या इश्यूज है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। विद फैक्ट्स एंड फिगर्स में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि लार्ज कैप कैटेगरी में आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड ज्यादा सुटेबल रहेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है ना, ये एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ना कि सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं। तो आपको अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। कोई भी म्यूचुअल फंड जो होता है वो अपनी परफॉर्मेंस ना एक बेंचमार्क से कंपेयर करता है। अब ये बेंचमार्क क्या होता है? बेसिकली बेंचमार्क एक इंडेक्स होता है। मान लीजिए कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है और उसे अपना परफॉर्मेंस किसी बेंचमार्क से कंपेयर करना है, तो वो निफ्टी 50 से अपना बेंचमार्क कंसिडर करेगा। मान लीजिए कि एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने निफ्टी 50 से अच्छे रिटर्न्स दिए, तो हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड ने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया। सिमिलरली अगर म्यूचुअल फंड ने निफ्टी से कम रिटर्न्स दिए, तो हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड ने बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म किया। अब हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स होते हैं ना, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बेसिकली हर म्यूचुअल फंड की ना एक एनएवी होती है, दैट इज कॉल्ड एज नेट असेट वैल्यू। ये एक यूनिट होता है, उसके बेसिस पे ना म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स हमें कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस रिटर्न्स के ना दो कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है उसे कहते हैं कैपिटल अप्रिसिएशन और सेकेंड कंपोनेंट होता है उसे कहते हैं डिविडेंड पे आउट। मान लीजिए कि इस साल आपके म्यूचुअल फंड की जो एनएवी है ना वो 100 रुपीज है और एक साल के बाद में वो हो जाती है 112 रुपए। तो हम इसे कह सकते हैं कि आपके म्यूचुअल फंड ने ना 12% के रिटर्न्स दिए, लेकिन ये कैपिटल एप्रिशिएट हुआ है, यानी आपके म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो एक साल में 12 रुपए से एप्रिशिएट हुई है। और इसी एक साल में म्यूचुअल फंड के पास जितने भी स्टॉक्स थे, उन्होंने मान लीजिए कि कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया है और उसे कंसीडर करते हैं हाइपोथेटिकली 1.5% के, तो वो 1.5% के डिविडेंड भी आपके एनएवी में जुड़ जाएंगे और टोटल जो रिटर्न होगा वो होगा 13.5% का। 2018 से पहले तकरीबन 85% ऑफ एक्टिवली मैनेज्ड जो फंड्स थे वो अपने बेंचमार्क को काफी आसानी से बीट करते थे। फिर सेबी ने एक ऐसा रेगुलेशन लाया कि जिसके वजह से ये 85% जो म्यूचुअल फंड थे ना वो 59% पे आ गए। यानी अब रेगुलेशन के बाद ओनली 59% एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स जो है वो अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे थे और रेस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म कर रहे थे। तो अभी ये रेगुलेशन एग्जैक्टली क्या था? मैंने आपको पहले बताया कि म्यूचुअल फंड की जो रिटर्न्स है उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसमें कैपिटल अप्रिसिएशन और डिविडेंड पे आउट इन दोनों को कंसीडर करके टोटल रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन जब भी बेंचमार्क के साथ कंपैरिजन का टाइम आता था तो म्यूचुअल फंड्स क्या करते थे ना, इंडेक्स का सिर्फ प्राइस रिटर्न इंडेक्स ही कंसीडर करते थे। अब ये क्या होता है, मान लीजिए कि लार्ज कैप फंड की कैटेगरी है और उसका बेंचमार्क है निफ्टी 50। निफ्टी 50 की आज वैल्यू है 100 रुपए, एक साल के बाद हो जाती है 112 रुपए, यानी इसका जो कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ वो 12 रुपए से हुआ। तो म्यूचुअल फंड सिर्फ इस कैपिटल अप्रिसिएशन से अपने रिटर्न्स को कंपेयर करती थी।
यानी म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न हो गए 13.5%, जिसमें डिविडेंड पे आउट भी कंसीडर किया है। लेकिन जब बेंचमार्क के रिटर्न्स कंसीडर करते थे तो उसे सिर्फ कैपिटल अप्रिसिएशन ही कंसीडर करते थे और उसे कहते हैं प्राइस रिटर्न इंडेक्स। तो ये सब चीज जो है वो सेबी के नजर में आई। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को कहा कि आप इन्वेस्टर को मिसलीड कर रहे हो। अगर आपको बेंचमार्क से कंपेयर करना है तो बेंचमार्क के भी आपको टोटल रिटर्न इंडेक्स कंसीडर करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या कि निफ्टी 50 में अगर 50 कंपनीज है और उस एक साल में इस 50 कंपनीज ने मान लीजिए कि हाइपोथेटिकली 1.5% का डिविडेंड पे आउट किया है, तो बेंचमार्किंग करते वक्त आपको इंडेक्स के रिटर्न्स में डिविडेंड पे आउट भी कंसीडर करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले से कैपिटल अप्रिसिएशन हो रहा था 12% का, अब उसमें 1.5% ऐड हो गया, तो इंडेक्स ने भी 13.5% के रिटर्न्स देना शुरू कर दिए। और जब इन इक्वल पैरामीटर्स पे म्यूचुअल फंड अपने रिटर्न्स बेंचमार्क से यानी टोटल रिटर्न इंडेक्स से कंपेयर करने लगे तो ऑटोमेटिकली आउट परफॉर्म करने वाला जो नंबर था म्यूचुअल फंड्स का वो 59% पे आ गया। तो ये एक रीजन था कि एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स जो थे वो ऑटोमेटिकली अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म करने लगे। सेकेंड एनालिसिस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट 2022 में 70 to 80% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो है जो एक्टिवली मैनेज किए जाते हैं वो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या कि अगर आपने किसी भी एक एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड को चूज किया ना तो 80% प्रोबेबिलिटी है कि आपका डिसीजन ये गलत हो सकता है। प्राइमा फेसी तो ये 80% प्रोबेबिलिटी दिखती है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचे तो 90% से भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है आपके गलत डिसीजन की। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। 2018-19 में अगर आप किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछते कि मुझे लार्ज कैप फंड में निवेश करना है, कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे लिए सुटेबल होगा, तो मोर देन 75% जो एक्सपर्ट है ना वो आपको सजेस्ट करते थे एक्सिस ब्लू चिप फंड, क्योंकि उस टाइम ये जो फंड था ना काफी अच्छे मार्जिन से अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा था। और उस हिसाब से अगर आपने एक्सिस ब्लू चिप फंड में निवेश किया होता तो आज डाउन दी 3-4 इयर्स उसका परफॉर्मेंस क्या है। एक्सिस ब्लू चिप फंड ये आज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर है लार्ज कैप फंड कैटेगरी में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इवन इफ यू चूज 20% टॉप म्यूचुअल फंड तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं कि वो म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंट बेसिस पे अपने जो बेंचमार्क है उसे बीट कर पाएगा। यानी आपकी प्रोबेबिलिटी 90% से भी ज्यादा हो जाती है गलत डिसीजन लेने की। तो ये एक डेटा एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड्स के खिलाफ है। और फिर भी अगर आपने जिद ही पकड़ ली कि मुझे एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड में ही निवेश करना है तो कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको उस फंड का परफॉर्मेंस चेक करना पड़ेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये फंड उसी तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है या नहीं। और अगर किसी 1-2 क्वार्टर में भी उसने अंडर परफॉर्म किया फिर भी आप इतने जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते। कोई भी म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म कर रहा है ये आपको 1 या 1.5 साल के बाद ही समझ में आता है और उसी के बाद ही आप डिसीजन ले पाओगे। तब तक के लिए तो काफी ज्यादा वक्त जा चुका होता है। तो ये एक डेटा है एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड के अपोजिट। थर्ड एनालिसिस के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट जो एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स है ना उनका ऑन एन एवरेज एक्सपेंस रेशियो है 1.8%, जबकि पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो है 0.5 से 0.6%। इसका मतलब क्या, एक्टिवली मैनेज्ड और पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स का जो एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस है वो है 1.3% का। अब आप कहोगे कि 1.3% इज नॉट ए बिग डील, तो इसे भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि आपने 25,000 की एसआईपी शुरू की फॉर द ईयर 25 साल तक आप टोटल कॉर्पस इकट्ठा करोगे। अगर हमने रेट ऑफ रिटर्न्स कंसीडर किया 12% का तो आपका कॉर्पस हो जाएगा 4.74 करोड़ रुपीस। और इसी को अगर आपने पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जैसे कि इंडेक्स फंड होता है तो उसमें आपको रिटर्न्स मिलेंगे 13.3% के, क्योंकि ये 1.3% का जो एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस है ना ये डायरेक्टली पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स में एक्स्ट्रा आ जाता है। तो आपका टोटल कॉर्पस हो जाएगा एट द एंड ऑफ 25 इयर्स, टोटल कॉर्पस होगा 6 करोड़ का। तो आपका टोटल डिफरेंस आ गया 1.25 करोड़ का। अब ये 1.25 करोड़ इज अ वेरी बिग डील। तो जब भी आप किसी भी एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक्सपेंस रेशियो पे ध्यान रखना काफी जरूरी होता है। चलिए और एक पॉइंट के बारे में एनालिसिस करते हैं।
2017 से पहले एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड्स जो होते थे ना, वो काफी आसानी से अपने बेंचमार्क को बीट करते थे। लेकिन 2017 के बाद सेबी ने एक रेगुलेशन लाया और इनका जो आउट परफॉर्मेंस था ना, वो काफी हद तक कम हो गया। 2017 से पहले ये जो फंड्स थे, इनके मैनेजर्स को काफी ज्यादा फ्रीडम थी, लिबर्टी थी स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करने की। यानी इनके पास जितना भी कॉर्पस आता था उसमें से कंसिडरेबल अमाउंट ये स्मॉल और मिड कैप में भी निवेश करते थे। स्मॉल मिड कैप में निवेश करके ये एक्स्ट्रा रिस्क तो लेते थे, लेकिन इसी के साथ एक्स्ट्रा अल्फा भी जनरेट करते थे और सीना तान के कहते थे कि हमने निफ्टी 50 या फिर लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड्स है उसके बेंचमार्क को काफी आसानी से बीट किया। और यह बात सेबी के नजर में आई। सेबी ने इनसे कहा कि अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी का फंड चला रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट करने के लिए एक्स्ट्रा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिटेल निवेशक जो है ना, वो लार्ज कैप कैटेगरी को एक सेफ कैटेगरी मानता है और वो उसे देख के लार्ज कैप कैटेगरी में निवेश करता है। तो आप ज्यादा रिस्क लेके इन्वेस्टर को मिसलीड कर रहे हो। तो 2017 के बाद आपको अपने कॉर्पस का 80% जो कॉर्पस है उसे लार्ज कैप स्टॉक में ही निवेश करना पड़ेगा और बचा हुआ 20% है, चाहे तो आप स्मॉल कैप, मिड कैप या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर सकते हो। तो जैसे ही फंड्स मैनेजर का जो ये फ्रीडम था, लिबर्टी थी, वो छीन ली गई तो उनका अंडर परफॉर्मेंस शुरू हो गया। तो ये भी एक रीजन है कि लार्ज कैप कैटेगरी पहले जितना आउट परफॉर्मेंस देती थी उतना अभी नहीं देती। तो अब हम बात करेंगे कि अगर लार्ज कैप कैटेगरी में आपको निवेश करना है तो कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही रहेगा। मेरा हमेशा से यह मानना है कि म्यूचुअल फंड से अगर आपको पैसा कमाना है ना, तो आपको काफी ज्यादा टैलेंट होने की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए कॉमन सेंस, पेशेंस। ये दोनों चीजें अगर आपने जोड़ ली और इसे डेटा एनालिसिस का एक सहारा दे दिया तो आप काफी अच्छी तरीके से निवेश कर सकते हैं और पैसा भी जनरेट कर सकते हो। अभी हमने देखा कि कितना डेटा है जो लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स के खिलाफ है। तो आपको सिंपली क्या करना है, पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में निवेश करना है अगर लार्ज कैप कैटेगरी चूज करनी है तो। अब पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उसमें काफी सारे इंडेक्स फंड में आ जाते हैं। उसमें निफ्टी 50 इंडेक्स हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, निफ्टी 100 इंडेक्स हो गया। तो आप सोचोगे कि मुझे कौन से इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहिए, तो मेरी मानो तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है ना, काफी बेस्ट होता है, क्योंकि ये अपने जो कंट्री है उसके टॉप 50 कंपनीज में निवेश करता है। और ये जो 50 कंपनीज है ना, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफी अच्छा होता है और इन कंपनीज में एडवर्स जो एनवायरनमेंट होता है उसके खिलाफ लड़ने की काफी ज्यादा इम्यूनिटी होती है, क्योंकि इनके पास पैसा होता है, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। और मान लीजिए कि अगर कोई भी कंपनी जो 50 कंपनीज है उस लिस्ट में से कोई भी कंपनी जैसे कि यस बैंक अंडर परफॉर्म कर रही है, तो वो ऑटोमेटिकली निफ्टी 50 इंडेक्स से बाहर हो जाती है और जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है वो ऑटोमेटिकली निफ्टी 50 इंडेक्स में आ जाती है। तो ये जो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग होता है ना, ये ऑटोमेटिक होता है, आपको उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब ये इंडेक्स फंड क्या है जिसे नहीं पता उसे मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि इंडेक्स फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो कि इंडेक्स को कॉपी करने की कोशिश करता है। मान लीजिए कि निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, तो वो टोटल निफ्टी 50 में जितने 50 कंपनीज है वैसे ही प्रोपोर्शन में वो 50 कंपनीज में निवेश करेगा। निफ्टी 50 ने अगर एक साल में 15% के रिटर्न्स दिए तो निफ्टी 50 का इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी तकरीबन 15% रिटर्न देगा और इसे कहते हैं इंडेक्स फंड। तो आपको और एक सवाल आएगा कि अगर मुझे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश करना है तो कौन से कंपनी का इंडेक्स फंड मेरे लिए बेटर रहेगा। देखिए, इंडेक्स फंड चूज करते वक्त ना आपको 2 या 3 चीजें देखने की जरूरत है। सबसे पहले एक्सपेंस रेशो, जितना कम रहेगा एक्सपेंस रेशो उतना आपके म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स ज्यादा रहेंगे। और सेकेंड पॉइंट है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर भी जितना कम रहेगा उतना आपके म्यूचुअल फंड्स के लिए अच्छा है। अब ये ट्रैकिंग एरर होता क्या है, कोई भी इंडेक्स फंड निफ्टी 50 या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है, तो वो फंड जितना अच्छा रेप्लिकेट करेगा, जितना अच्छे रिटर्न्स देगा निफ्टी 50 के हिसाब से, उतना उसका ट्रैकिंग एरर कम रहेगा। इसलिए जितना ट्रैकिंग एरर कम उतना आपके म्यूचुअल फंड के लिए अच्छा होता है। और तीसरी बात आपको जो देखनी है वो असेट अंडर मैनेजमेंट। जिस म्यूचुअल फंड की असेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा है उसमें काफी अच्छी लिक्विडिटी होती है। अगर मान लो फ्यूचर में कोई कोरोना जैसा संकट आता है, आपको पैसे आपके निकालने हैं म्यूचुअल फंड से,
तो लिक्विडिटी अगर अच्छी रहेगी तो आप आसानी से पैसा निकाल सकते हो, राइट। तो कोई भी आप म्यूचुअल फंड ले लीजिए, एचडीएफसी का निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड लीजिए, या फिर आईसीआईसीआई का ले लीजिए, नावी का ले लीजिए, एसबीआई का ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। ये सारे जो इंडेक्स फंड है ना, मोर और लेस सेम रिटर्न्स जनरेट करते हैं, लेकिन आपको 3 चीजें देखनी है: एक्सपेंस रेशियो, ट्रैकिंग एरर और असेट अंडर मैनेजमेंट। तो आई होप आज की ये जो वीडियो है ना, ये आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव थी और आप खुद से चूज कर पाओगे कि आपके लिए लार्ज कैप कैटेगरी का कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक दबाइएगा, सो दैट यूट्यूब एल्गोरिदम को पता चले कि ये वीडियो काफी अच्छा है और इसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।